हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका हमारे चैनल हाईवे एग्जाम चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में फ्रेंड्स हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, उसके कुछ सम्स करे थे। आज हम उससे आगे के ही सम्स करेंगे। फ्रेंड्स, सवाल में क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों में एक्स, वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक में एक्स वाई वेरिएबल में दे रखा है और दूसरे साइड में एक अलग अदर मैट्रिक्स दे रखा है। तो बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है? इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है। यानी दो आव्यूह एक दूसरे क्या दे रखे हैं? बराबर दे रखे हैं। तो सबसे पहले ये सवाल करने से पहले हम दो आव्यूह के इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। दो आव्यूह समान कब हो सकते हैं? तो सबसे पहले सवाल करने से पहले हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। आव्यूह में समानता वो क्या होती है? तो दो आव्यूह समान कब होंगे? दो आव्यूह समान होने के लिए दो कंडीशन होती हैं। नंबर 1, दो आव्यूह समान जब ही हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यानी वो समान क्रम के होने चाहिए, समान ऑर्डर के। और उनके संगत तत्व क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। दो आव्यूह समान जब भी होते हैं जब उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, तथा उनके करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत तत्व क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे एक आव्यूह मैंने ए लिया, A11, A12, A21, A22। ये आपका ए आव्यूह 2 गुणा 2 का क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। दो आव्यूह जब भी इक्वल हो सकते हैं जब वो क्या हो? आपस में स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी आपस में उनका क्रम क्या हो? समान होना चाहिए। जरूर नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेकिन उनका क्रम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मैं यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है। और बी बराबर मान लिया मैंने एक आव्यूह B11, B12, B21 और B22। इस आव्यूह का ऑर्डर भी कितना है? 2 क्रॉस 2 है। तो ये दोनों आव्यूह इक्वल कब हो सकते हैं? ये दोनों आव्यूह इक्वल हो सकते हैं कब हो सकते हैं? इनका ऑर्डर समान होना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या है? ऑर्डर समान है, 2 क्रॉस 2 का है, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी समान होने चाहिए। संगत तत्व भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे इस वाले आव्यूह में देखेंगे आप, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। ये पहली रो है आपकी और ये दूसरी रो है। तो A11 एलिमेंट जो है, जो पहली रो तथा पहले कॉलम में स्थित है, वो दूसरा वाला आव्यूह जो है बी हमारा, जो पहली रो और पहले कॉलम में स्थित है, उसकी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी A11 किसके बराबर होना चाहिए? AB11 के बराबर होना चाहिए। और इसी प्रकार पहले वाले आव्यूह का A12 एलिमेंट जो है, जो पहली पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ में स्थित है, दूसरे वाले आव्यूह के जो पहली पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ में स्थित है, उसके क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट अगर इसके करस्पॉन्डिंग तत्व यानी एलिमेंट बराबर हैं और सेम ऑर्डर के हैं, तभी दो आव्यूह के कहलाते हैं, समान आव्यूह कहलाते हैं, यानी इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। अगर यहाँ पे अगर ए मैट्रिक्स अगर 3 गुणा 4 का है, तो बी मैट्रिक्स भी 3 गुणा 4 क्रम का होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स बनने के लिए वो भी क्या होना चाहिए? 3 गुणा 4 क्रम का होना चाहिए।
और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग तत्व भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी संगत तत्व भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तभी दो आव्यूह क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। दो आव्यूह इक्वल मैट्रिक्स आपके जब कहलाएंगे जब वो क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी संगत तत्व क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब ये सवाल देखो उसी पे डिपेंड है। इस सवाल को करते हैं हम। पहले वाले आव्यूह को देखेंगे आप, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है, और दूसरे वाले का भी कितना है, 2 क्रॉस 2 है, यानी ऑर्डर क्या है, दोनों में समान है। आपका ऑर्डर इसमें क्या है, समान है। तो इसका A11 एलिमेंट जो है पहले वाले आव्यूह का दूसरे वाले आव्यूह के A11 के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, बाई का मान कितनी वैल्यू आ गई, 4 आ गई। बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इसका ये वाला एलिमेंट जो है A12 यानी पहली पंक्ति जो दूसरे कॉलम में स्थित है, तो दूसरे वाले आव्यूह की जो पहली पंक्ति तथा दूसरे कॉलम में स्थित है उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आपको Z का मान कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ये आपका एलिमेंट कितना है, A21 जो दूसरी पंक्ति तथा पहले कॉलम में स्थित है। तो दूसरे वाले आव्यूह में भी उसी एलिमेंट की क्या बराबर होगा, ये दूसरी पंक्ति तथा पहले स्तंभ में स्थित है। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से आपका 1 आ गया। इसी प्रकार दूसरे सवाल में क्या दे रखा है, दूसरे वाला सवाल देखेंगे आप, तो ये आव्यूह भी कितना है, 2 क्रॉस 2 का है। इसमें 2 पंक्ति है 2 कॉलम है, और इसके इक्वल में जो दे रखा है ये भी कितना है, 2 क्रॉस 2 का है। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x बाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इसके निकालने के लिए आपने देख लिया ऑर्डर क्या है, इनका सेम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ से देखो, जब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे तो यहाँ से आपकी क्या बन जाएंगे, इक्वेशन बन जाएंगी। इन्हीं इक्वेशन को सोल्व करके हम x y z के वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से आप देखो ये इस वाले आव्यूह का A11 एलिमेंट इस वाले आव्यूह के A11 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x प्लस y बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस y बराबर 6 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। अब A12 एलिमेंट इसका A12 के, ये दोनों तो 2 हैं, यहाँ पे भी 2 है वहाँ पे भी 2 है, क्योंकि हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या है, नंबर से ही, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अगर तीसरे में देखें 5 प्लस z किसके बराबर होगा, 5 के, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और तीसरे में x y बराबर किसके होगा, 8 के, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है। अब यहाँ से हम x y z के, ये आपके पास 3 इक्वेशन आ गई, यहाँ से हम x y z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप समीकरण 2 देखो। समीकरण 2 में क्या दे रखा है आपको, इक्वेशन 2 ले लिया हमने। समीकरण 2 से क्या दे रखा है आपको, 5 प्लस z बराबर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। यहाँ से हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। z की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखो, जब भी किसी नंबर को बराबर के इक्वल के चिन्ह के दूसरी साइड लेके जाते हैं, यानी पक्षांतरण करते हैं उसका, तो पक्षांतरण करने पे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर कोई संख्या पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। अगर निगेटिव है तो दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाती है। अगर मल्टीपल में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है, डिवीजन में हो जाती है, यानी भाग में हो जाती है। यहाँ पे देखो ये 5 प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5। तो z का मान कितना आ गया आपका, 0 आ गया। तो यहाँ से एक वैल्यू तो निकल गई आपकी z की। अब यहाँ से हमारी z की वैल्यू निकल गई। अब आप फर्स्ट और सेकंड थर्ड इक्वेशन देखो, वो किस में है, x और y में है, x और y वेरिएबल में है। तो यानी हमें इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो मैंने समीकरण नंबर 1 ले ली। समीकरण 1 से क्या दे रखा है, x प्लस y बराबर 6। तो x बराबर मैंने यहाँ से निकाल लिया 6 माइनस y, तो x का मान 6 माइनस y निकाल लिया। अगर मैं x का मान मैंने किसके टर्म में निकाल लिया, y के टर्म में निकाल लिया। इस x की वैल्यू को किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख दिया मैंने। x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर
तो x की x की वैल्यू क्या है 6 माइनस बाई और इंटू बाई बराबर 8। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 6 बाई माइनस बाई स्क्वायर बराबर 8। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाई उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव बाई स्क्वायर और 6 बाई क्या हो जाएगा नेगेटिव प्लस 8 बराबर 0। बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई प्लस 8 बराबर 0। ये आपकी बन गई बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई प्लस 8 बराबर 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कितने रूट होते हैं, दो रूट्स होते हैं, जिसके दो मूल होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से आपके कितने मान निकलेंगे, बाई के 2 मान निकलेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका लास्ट वाला टर्म देखते हैं क्या है, अचर पद क्या है इसमें 8 और जो बाई स्क्वायर का गुणांक है क्या है यहाँ पे 1। तो 8 की 1 से गुणा कर लो, कितना आ गया 8 आ गया। मतलब बीच वाला टर्म जो है हमें उसे ऐसे दो टर्म में ब्रेक करना है कि उनकी गुणा करने पे कितना है 8 आए और ऐड करके कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। यानी 4 और कितना हो गया 2 हो गया। तो इसे मैंने 6 को क्या लिख लिया 4 प्लस 2 बाई। अब भी इक्वेशन वही है, सिर्फ मैंने बीच वाले टर्म को क्या लिख लिया ब्रेक करके लिख लिया। तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 2 बाई प्लस 8 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो बाई कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा बाई माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लिया, ये कितना हो गया बाई माइनस 4 हो गया यहाँ से। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, ये हो गया बाई माइनस 4 और बाई माइनस 2 बराबर 0। यदि बाई माइनस 4 बराबर 0 होगा तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। यदि बाई माइनस 2 बराबर 0 होगा तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, बाई का मान निकाल लिए। बाई की कितनी वैल्यू निकली 2, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन बनी थी द्विघात समीकरण जिसके 2 रूट्स होते हैं, इसलिए बाई के भी कितने मान आए 2 आए। अब क्योंकि अब x के भी 2 मान आएंगे, क्योंकि x और बाई में रिलेशन है। यहाँ पे क्या x और बाई में क्या है रिलेशन है इक्वेशन में। जब बाई के 2 मान आए हैं तो x के भी कितने मान आएंगे, आपके 2 मान आएंगे। देखो इसमें जब बाई बराबर 2 है, जब बाई बराबर 2 है तब x का मान कितना आएगा आपका, क्योंकि x प्लस बाई बराबर कितना है 6। जब बाई बराबर 2 है तो x की बाई की जगह रख देंगे 2 बराबर 6। तो x बराबर ये प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, 6 माइनस 2 तो x बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया। जब बाई बराबर 2 था तो x का मान कितना आया 4 आया। अब बाई बराबर क्या लेंगे हम 4 लेंगे। जब बाई बराबर 4 तब x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x बराबर 6 माइनस 4 तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। और z का हम निकाल चुके हैं, z का मान कितना आया आपका 0 आया है। यानी आपके यहाँ से कितने मान निकले हैं 4 मान निकले हैं, 2 बाई के 2 x के और z के। z का 1 मान निकला है, x और बाई के 2 मान निकले हैं, क्योंकि x और बाई में क्या थी रिलेशन थी। बाई के 2 मान आए हैं इसलिए x के भी क्या आए हैं 2 मान आए हैं। जब x का मान कितना था, बाई का मान 2 था तो x का मान कितना आया 4 आया है। जब बाई का मान आपका 4 था तो x का मान 2 आया और z का मान कितना आया 4 आया। इस प्रकार हमने x y z के मान ज्ञात कर लिए। अब तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल करते हैं। तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, तीसरे सवाल में आप देखोगे तो उसमें 3 रो हैं आपकी और एक क्या है कॉलम है। यानी इस आव्यूह का ऑर्डर कितना हो गया आपका 3:1 हो गया, यानी 3 क्रॉस 1 हो गया। तो इक्वलिटी चेक करने के लिए, समान होने के लिए आव्यूह दूसरा वाला आव्यूह भी कितना होना चाहिए 3 क्रॉस 1 का होना चाहिए। आप देख लो इसमें भी कितनी है 3 पंक्ति और एक कॉलम है, तो ये भी 3 क्रॉस 1 का है। तो यहाँ पे भी हमें x y z के मान निकालने हैं। कैसे निकालते हैं देखो, क्या दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके हो जाएगा 9 के हो जाएगा। पहली पंक्ति और पहले कॉलम का एलिमेंट a11 दूसरे वाले आव्यूह में बराबर वाले के a11 के बराबर हो जाएगा। दूसरे में x प्लस जेड, यानी दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का a21 एलिमेंट
दूसरे वाले आव्यूह के A21 एलिमेंट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 है। ऐसी तीसरी पंक्ति यानी और पहले कॉलम के A31 एलिमेंट दूसरे वाले आव्यूह के A31 के बराबर हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आपकी 3 इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमें x y z के मान ज्ञात करने हैं। और ये तीसरी। अब देखो यहाँ से मैंने इक्वेशन 1 ले ली, यहाँ पे इक्वेशन क्या ले ली, 1 ले ली समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दे रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। तो मैंने x प्लस 7 बराबर 9 लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, ये समीकरण नंबर 3 से लिख दिया। समीकरण 3 से कैसे लिखा है इसको, समीकरण 3 में आपने देखा होगा, समीकरण 3 में हमें क्या दे रखा है, वाई प्लस जेड बराबर क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दे रखा है, तो मैंने x वाई प्लस जेड की जगह क्या रख दिया, 7 रख दिया। तो x प्लस 7 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो x बराबर हो गया 9 माइनस 7। x बराबर कितना हो गया, 9 माइनस 7। तो x बराबर कितना हो गया, 2 आ गया। x का मान 2 आ गया। x का मान 2 आ गया आपका, x का मान 2 आ गया। आप y का मान निकाल सकते हो। y का मान किस में रख दो, समीकरण नंबर समीकरण नंबर 2 में रख दो x का मान, तो z का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखा। x का मान समीकरण 2 में x का मान कितना आया, 2 आया है। प्लस z बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो z बराबर कितना हो गया, 5 माइनस 2। ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो z बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। z का मान कितना आ गया आपका, 3 आ गया। और हमें x का मान निकाल लिया, हमने z का मान निकाल लिया। अब किसका मान निकालना, y का मान निकालना है। y में देख लो, अगर हम पहली इक्वेशन लेते हैं तो उसमें x और z का मान रख दो तो y का मान निकल जाएगा। अगर दूसरी इक्वेशन लेते हैं तो उसमें z का, तीसरी इक्वेशन लेते हैं तो उसमें z का मान रख दो तो y का मान निकल जाएगा। तो कोई सी भी में भी रख सकते हैं आप। हमने किस में रख दिया, 3 में रख दिया। y का z का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, z का मान समीकरण 3 में रखने पर z का मान समीकरण 3 में रखने पर जब z का मान समीकरण 3 में रखेंगे हम, तो y प्लस z का मान कितना, 3 बराबर 7। z का मान 3 आया, तो y बराबर कितना जाएगा, प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब तीसरा सम्स करते हैं हम। तो इसमें आप देखोगे इसमें कितनी रो है, 3 रो है, R1 R2 और R3। और कॉलम कितना है, 1 है। और इक्वल बराबर में आप भी जो है उसमें भी आप देखेंगे कितनी रो है, 3 रो है और 1 कॉलम है। तो यानी ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो सकते हैं, यानी आप भी में समानता हो सकती है। यानी क्योंकि इसमें इक्वल दे रखा है तो ये सिंपल सी बात है, आप भी क्या आपस में समान है। तो समान है तो इनके ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो कि क्या है यहाँ पे है, कितना है, 3 गुणा 1। और दूसरे वाले आप भी को भी कितना है, 3 गुणा 1। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। यानी संगत तत्व भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। यानी ये 9 है तो इसका मान भी कितना आना चाहिए, तीनों करके 9 आना चाहिए। इसका मान भी कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इसका मान भी कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें x y z के मान ज्ञात करने हैं। हमें वो हम कैसे याद करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। x प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 5 हो गया यहाँ से। और y प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। ये पहली इक्वेशन मान ली, ये दूसरी मान ली, ये तीसरी मान ली। तो मैंने समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं हम। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 9 है। तो x प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये कैसे हुआ, समीकरण नंबर 3 से। समीकरण 3 से, क्योंकि समीकरण 3 में क्या दे रखा है आपको, y प्लस जेड बराबर 7 दे रखा है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने y प्लस जेड की जगह रख दिया 7 रख दिया। तो ये 7 अगर हम इसका पक्षांतर करेंगे यानी दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर 9 माइनस 7, तो x बराबर कितना आ गया, 2। x का मान यहाँ से कितना आ गया आपका, 2 आ गया।
अगर मैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रखता हूँ, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में x और z में रिलेशन है, तो वहाँ से किसका मान निकल जाएगा, z का मान निकल जाएगा। देखो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x का मान कितना है आपका 2 प्लस z बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2, तो z बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान निकाल लिया हमने, z का मान निकाल लिया। या तो आप x और z का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, क्योंकि उसमें तीनों वेरिएबल हैं, हमें 2 फाइंड कर चुके हैं, एक का निकल जाएगा वहाँ से। या फिर आप z का मान समीकरण नंबर 3 में रख दें, तो वहाँ से किसका मान आ जाएगा, आपका y का मान आ जाएगा। तो हमने z का मान समीकरण नंबर 3 में रख दिया, z का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y प्लस 3 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया, 7 माइनस 3, तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब आपके तीनों के मान निकल गए। कितना है, x का मान आया था आपका, x का मान है, x बराबर आया है, x बराबर कितना आया, 2, y बराबर कितना आया है, 4, और z बराबर कितना आया है, z बराबर आया 3। अब आप आंसर भी चेक कर सकते हो, कैसे देखो, x का मान आया 2, y का 4, 2 और 4 कितना होता है, 6, और 6 और 3 कितना होता है, 9। और पहले में आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस z बराबर 9, तीनों का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब x और z चेक कर लो आप, x और z 2 और 3 कितना आ रहा है, 5, उसमें भी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। और y और z देख चेक कर लो, y और z में कितना आ रहा है, 7, 4 और 3 इसमें भी कितना आ रहा है, 7 ही आ रहा है आपका। इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यानी ये दोनों आप भी क्या है, समान मैट्रिक्स यानी इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। आगे नहीं बढ़ रहा, आगे नहीं बढ़ रहा ये। ये वाला है 6 नहीं, ये तो हो गया 7 30 के पास। ये सम्स भी बिल्कुल पीछे वाले सम्स की तरह है। ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल आप भी हैं, समान आप भी हो आपस में। यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ से। अब a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस बी आपका यहाँ से कितना आ गया, माइनस के 1 आ गया। और 2a प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 3c प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 13। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। यहाँ से ये 2 मान ली मैंने, ये 3 और ये 4। जस्ट पीछे वाले सवाल की तरह ही है। इसमें क्या करना है हमें, देखो ABCD का मान ज्ञात करने हैं।
ABCD के मान याद करने के लिए आप पहली वाली इक्वेशन देखो, a माइनस बी बराबर क्या है -1, और तीसरी इक्वेशन क्या है 2a माइनस बी बराबर कितनी है 0 है। दोनों क्या है a और b में, मैंने ये दोनों इक्वेशन ले ली। मैंने समीकरण 1 में क्या कर दी, 2 से क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी। समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दी। जब किसी भी समीकरण में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी दोनों पक्षों में क्या होती है, गुणा होती है। और समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई क्यों करिए, देखो आप समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ 2a माइनस 2b बराबर कितना हो गया माइनस के 2 आ गया। और समीकरण नंबर 3 कितनी है आपकी 2a माइनस b बराबर 0। अगर मैं समीकरण नंबर इसमें से ये नई वाली समीकरण जो आई है हमारे पास 5, ये नई समीकरण जो आई है इसमें से मैं अगर समीकरण 4 को घटा दूं, समीकरण 4 को घटाने पे चेंज क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का तो क्या हो गया माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का। आपको पता है 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, ठीक है। अब इसमें ये प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा। ये माइनस का 2b है, प्लस का 2b, तो कितना आ गया माइनस का b। और यहाँ पे ये कितना हो गया माइनस का 2, तो b का मान कितना आ गया यहाँ से आपका 2 आ गया। तो b बराबर कितना आ गया 2 आ गया। b का मान आपका आ गया 2। जब आपका b का मान 2 आ गया तो a का मान भी निकल जाएगा यहाँ से। देखो क्योंकि पहली इक्वेशन में क्या है, a और b में रिलेशन है। b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, b का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस b का मान कितना है 2 है, माइनस 2 बराबर कितना हो गया माइनस के 1। तो a बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 1 प्लस 2। तो a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। a का मान आपका कितना आ गया 1 आ गया। a का मान आया आपका 1 और b का मान कितना आया 2 आया है। अब देखो हमें a का मान भी पता, a का मान भी फाइंड कर लिया हमने, b का मान भी फाइंड कर लिया। अब ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें a और b का मान पता हो तो वहाँ से हम तीसरे वेरिएबल का मान निकाल लें। यहाँ से देखो आप इसमें पहली दूसरी इक्वेशन देखो, इसमें a और c है, a का मान हमने फाइंड कर रखा। तो a का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर a का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब a का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 गुणा 1 प्लस c बराबर 5। a की जगह क्या रख दिया हमने 1 रख दिया, बाकी एज इट इज रहने दिया। तो ये कितना हो गया 2 की 1 से करेंगे 2 प्लस c बराबर 5। तो ये 2 इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस 2, तो c बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई आपकी। c का मान कितना आ गया 3 आ गया। आपने a का मान भी याद कर लिया, b का मान भी याद कर लिया, c का मान भी याद कर लिया। अब आप ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें से इन तीनों में से 2 में रिलेशन बैठ रही है जिससे हम फाइंड कर सकें। देखो आप देखो इसमें c और d है, हमें c का मान पता है यहाँ से तो निकाल सकते हैं, d का मान ही निकालना है ना हमें। तो c का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, c का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो 3 गुणा 3, c की जगह क्या रख दिया हमने 3 रख दिया, प्लस d बराबर 13। तो ये कितना हो गया 9 प्लस d बराबर 13। तो d बराबर कितना हो जाएगा d 13 माइनस 9। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। d की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब आप देखो इसमें सारे वैल्यू निकाल लिए हमने, a का मान भी निकाल लिया, b का भी निकाल लिया, c का भी निकाल लिया और d का भी निकाल लिया। अब आंसर भी चेक कर सकते हैं हम। देखो कैसे, पहले आप आंसर लिख लो क्या क्या आया है a b c d के मान। a बराबर कितना आया आपका, a का मान आया है 1, b का मान कितना आया है, b बराबर आया है 2, c बराबर कितना आया है 3 और d बराबर आया है 4। क्रम से आए हैं 1 2 3 4। अब देखो क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है तो इनके संगत एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इनका ऑर्डर तो आपने देखा समान है तो इसके एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। देखो आप a माइनस बी बराबर इधर कितना आ रहा, माइनस बना रहा है। a में से b घटा लो आप, 1 में से आप 2 घटाओगे, 1 में से आप 2 घटाओगे, a में से b घटाओगे
तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। यही वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है आपका, देखो। अब दूसरे में क्या देखा, 2a + c बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 2a + c, a का मान कितना है 2, a का मान कितना 1, 2 की 1 से गुणा करेगा आया 2, 2 में c का जोड़ दो, 2 में 3 जोड़े 5, तो ये भी फॉलो कर रहा है हमारा। अब तीसरा वाला देखो, 2a - b बराबर कितना, इधर 2a - b है, इधर कितना है आपका 0, तो 2a - b कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 2a - b आपका 0 आना चाहिए। तो 2a, 2 की a से मल्टीप्लाई करी, 2 की 1 से, तो 2 हो गया। उसमें से b घटाया, b का मान भी कितना है 2, 2 में से 2 घटाया 0, यानी फॉलो कर रहा है। अब 3c + d बराबर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। 3c का मान कितना आपका 3, 3 × 9, और d का मान कितना है 4, 9 और 4 कितना हो रहा है 13, तो यानी सारी कंडीशन क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। यहाँ से हमें क्या पता चला, a11 जो है ये वाला एलिमेंट जो है इसके बराबर है, और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, तभी तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। यहाँ पे तो क्योंकि बराबर दे रखा है, इक्वल मैट्रिक्स होंगे, हमें ABCD के मान निकालने थे। हमने आंसर चेक करने के लिए आंसर भी वेरीफाई कर ले कि आंसर हमारा सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, 8वां। अब दे रखा हमें a बराबर aij m क्रॉस n एक ऑब्व्यू वर्ग है, यानी एक वर्ग ऑब्व्यू है। यहाँ पे वर्ग ऑब्व्यू है, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया सर। a बराबर aij एक वर्ग ऑब्व्यू है। यदि एक वर्ग ऑब्व्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपकी पंक्ति की संख्या, पंक्ति कौन सी होती है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कॉलम कौन से होते हैं, जो वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, आपकी बराबर होनी चाहिए। एक ऐसा ऑब्व्यू जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो उन्होंने क्या रखा, a बराबर aij, हमारे पास a बराबर aij क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। a बराबर aij m क्रॉस n, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमें किससे डिनोट करता, पंक्ति को यानी रो को, ये किसे डिनोट करता, कॉलम को यानी स्तंभ को। तो इसमें पंक्ति और स्तंभ क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए ना, तो यानी m का मान किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए, यानी m बराबर n होना चाहिए। तो m बराबर क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका m बराबर क्या होगा, n होगा, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, सही है, ठीक है। इसमें आगे करते हैं, 9 के दे रखा x y के प्रदत्त किन मानों के लिए ऑब्व्यू के निम्नलिखित युग्म समान है, यानी दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखे हैं हमें दे रखा है कि इक्वल मैट्रिक्स किन मानों के लिए समान होंगे, हमें इसमें यह बताना है। अब इसमें आप देख लो, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही है। क्या इनके मान ज्ञात करना संभव है इसमें x y z के, यह संभव नहीं है। अगर संभव है तो दोनों तरफ एलिमेंट क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। मैंने आपको बताया था जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं उनके सेम ऑर्डर होने चाहिए, जो कि यहाँ पे सेम ऑर्डर तो है, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत तत्व क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। वो आपको यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो 3x + 7 3x + 7 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो 3x बराबर किसका आ जाएगा, -7 के। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -7/3। x का मान -7/3 आएगा, x का मान यहाँ पे 7/3 आएगा। अब तुम्हें x का मान यहाँ पे 7/3 रख के देखो, ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, देखो यहाँ पे x की जगह -7/3 रखा, तो 3 से 3 कट जाएगा, -7 0, यानी इसे तो फॉलो कर रहा है। अब ये y - 2 बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। y - 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 2, तो y बराबर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो y बराबर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है आपका। y का मान 7 रखो, 7 - 2 5, यानी ये वाला भी इसे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है y + 1 बराबर कितना आ रहा है, y + 1 बराबर 8 आ रहा है। तो y बराबर कितना आ गया, 8 - 1, तो y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ से y का मान 7 आ गया, यहाँ पे 7 रखो तो 8 आ रहा है। इससे देखो 2 - 3x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो 2 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 2 बराबर हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा -2 बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2/3। x का मान यहाँ से कितना आ गया, -2/3। 2 - 3x बराबर 4 हो गया, ये इसके बराबर रखा ना हमने। तो 2 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 3x, तो -2 बराबर 3x बराबर -2/3। आपने देखा यहाँ पे y के मान, एक बार y का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और एक बार y का मान 7 आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पे हमारा कितना आया, y का मान 7, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे तो सेम है दोनों जगह। और लेकिन यहाँ पे x का मान 7/3 है, यहाँ पे कितना है 2/3 है। इक्वल आप भी होने के लिए x की तो एक वैल्यू भी पॉसिबल होगी, एक बार 7/3 है, एक बार 2/3 है, एक बार 7/3 है, एक बार माइनस के 7/3 है, एक बार माइनस के 2/3 है। तो ये इक्वल आप भी नहीं हो सकता, यानी इसमें ज्ञात करना संभव नहीं है। आपका ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ रही है, इसलिए x यहाँ पे ज्ञात करना संभव नहीं है। नेक्स्ट सवाल करते हैं अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। क्या लिखा है, 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। मतलब हमें एक ऐसे हमें बताना है कि 3 × 3 आव्यूह की कितनी संख्या होंगी ऐसे जिनकी प्रविष्टि संख्या कितनी है, 0 या 1 है। तो पहले सबसे पहले आप देखो 3 × 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा हमें, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। कैसे पता चला, इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 ही क्या है, कॉलम है। एक पंक्ति में 3 तत्व होंगे, तो 3 पंक्ति में कितने एलिमेंट होगा, 9 हो गए। यानी हमारे पास 3 × 3 का एक आव्यूह दे रखा है, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट क्या होंगे, मान लिया मैंने आव्यूह वो a मान लिया, a बराबर ये है, तो इसमें 3 × 3 का है, 3 × 3 का, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 9 होंगे। यानी a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। a11 का मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम, a33 का मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। ये आपकी कहलाती है, ये आपकी रो है, ये पहली रो है R1, ये दूसरी रो है R2, ये तीसरी रो है आपकी R3, ये पहला कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम है C2, ये तीसरा कॉलम है C3। अब देखो इसने क्या कह रखा है कि इसमें क्या रखा है, प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी प्रत्येक प्लेस पे कितने 9 स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तत्व आ सकते हैं। लेकिन प्रत्येक प्लेस पे कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। प्रत्येक प्लेस पे 2 एलिमेंट आ सकते हैं, या तो 0 आ सकता है आपका या 1 आ सकता है। देखो या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। एक प्लेस पे 2 एलिमेंट आ सकते हैं, कितनी प्रकार से, 2 प्रकार से, या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। लेकिन हमारे पास प्लेस कितने हैं, 9। एक प्लेस पे 2 आ सकते हैं, यानी 2 की पावर 1। फिर ऐसी दूसरे प्लेस पे भी 2 की पावर 1 आ रहा होगा, तीसरे प्लेस पे भी 2 की पावर 1 आ रहा होगा, चौथे प्लेस पे भी 2 की पावर 1 आ रहा होगा। ऐसे कितनी जा रहा है, ये 9 टाइम्स जा रहा है, यानी 9 बार जा रहा है। 9 एलिमेंट है ना हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 कितना होता है, कर लो आप, 2 को 9 टाइम्स लिखना पड़ेगा। दो की पावर 9 होता है 512। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। तो इसका 512 सही आंसर आएगा। और ये मल्टीप्लाई क्यों करिए आपने, ये सोचा होगा। मल्टीप्लाई देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है 11th में आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, अगर कोई m संख्या है, कोई वस्तु m है तथा कुछ वस्तु n है, तो उनको अरेंजमेंट करने के कुल तरीके क्या होते हैं, m × n होते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक प्लेस पे 2 नंबर आ सकते हैं, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो वो कितनी प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, 0 × 1। एक प्लेस पे 2 की पावर 1 हो गया, इसी प्रकार दूसरी प्लेस पे भी 2 की पावर 1 होगा, तीसरी प्लेस पे भी 2 की पावर 1 होगा। कितने प्लेस है हमारे पास, 9। तो 9 प्लेस पे क्या होगा, 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 512 आंसर होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, इसका 512 हो गया। तो ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे 3.2 का, फिर उसके सम्स करेंगे 3.2 एक्सरसाइज के। आज की वीडियो इतने यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू दोस्तों। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।